USA का one of the biggest bank which is called as the Silicon Valley Bank has recently been collapsed and इसका implication आपको स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, वेरियस देशों की इकोनॉमी पे एंड also in the IT sector specifically and the various financial stocks also that can be seen. In fact, ideology of the people investing in the stock market has also been changed or we can say has been hampered after this collapse, after seeing this collapse itself. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश एंड आज हम लोग इसी बारे में थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे दुनिया का एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंशियल बैंक कोलैप्स के नजदीक पहुंच गया एंड इवेंचुअली कोलैप्स हो भी गया एंड क्या ये सिर्फ एक बैंक है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर आपको नियर फ्यूचर में कुछ ऐसे और बैंक्स भी देखने को मिलेंगे. It's going to be a very interesting lecture. Make sure to watch this video in the entire till the very end. और आपको बहुत ही ज्यादा आपको अच्छी बातें यहाँ पे जानने को मिलेंगी एंड ये आपका एक मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ते हो इन द इकोनॉमी इटसेल्फ उसकी भी एक थोड़ी बहुत रिवीजन आपको देखने को मिल जाएगी. चलिए विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले सिलिकॉन वैली बैंक नाम सुनने से पता लगता है कि यार सिलिकॉन वैली के नाम से एसोसिएट तो होगा एंड आप सभी लोग जानते हैं कि सिलिकॉन वैली का जो एरिया है ये बेसिकली आपका कैलिफोर्निया में आपको देखने को मिलता है इन द सदर्न साइड ऑफ द सैन फ्रांसिस्को, दैट इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए के अंदर आपको देखने को मिलता है. तो सिलिकॉन वैली बैंक भी वहीं पर होगा. बिल्कुल सही बात है, सिलिकॉन वैली बैंक यहीं पर होगा. अब सिलिकॉन वैली जो है वो वैसे भी बहुत ज्यादा फेमस है. किसके लिए? You must have seen कि बहुत सारी जो टेक कंपनीज हैं, नॉट एक्चुअली टेक कंपनीज, इवन इन फैक्ट द नॉन टेक कंपनीज ऑल्सो, the most influential, the most biggest companies है ना, the premier companies in the entire world यहाँ से ही शुरू होकर आपकी आगे जाती हैं. यहाँ पर this is a center for the tech industries. इस स्टार्टअप कल्चर भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया लेवल के स्टार्टअप्स भी देखने को मिले हैं, राइट. एंड यहाँ पर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है सो दैट यहाँ पर न्यू इंडस्ट्रीज ने भी यहाँ पर काफी अच्छा राइज देखने को मिला है. So it is basically, it's a one-stop location, I would say, for any startup culture or any research development or technological company. उनके लिए तो ये one-stop location आपकी देखने को मिलने वाली है. अब एक क्वेश्चन जीएस ओरिएंटेड से क्वेश्चन भी आता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कैसे बोलते हैं. मतलब ये जो सबके सब जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज या फिर यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई लोकेशन हमारे इंडिया में भी है? तो बिल्कुल है. सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है बेंगलुरु या फिर बैंगलोर को. एंड इट इज वेरी पॉपुलर आउट देयर बिकॉज यहाँ पर आपको बहुत ही बड़े स्टार्टअप्स भी जो कि इंडियन स्टार्टअप्स है वो भी आपको देखने को मिले हैं, लाइक रेजर पे, ग्रो, सिरोधा, बाइजूस एंड क्रेड ऑल्सो देयर, क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी एंड देयर अदर कंपनीज एज वेल. एंड इसके अलावा जो आपकी बड़ी एमएनसीज कंपनीज हैं उनके भी जो मेजर हेडक्वार्टर्स हैं वो भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो डेल कंपनी हो, डेलॉयट कंपनी हो, ओरेकल, टाटा और वी कैन से इन्फोटेक, देन इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, राइट. चलिए, तो बेसिकली सिलिकॉन वैली बैंक हमने अभी तक देखा. सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो सैन फ्रांसिस्को पास सदर्न पार्ट में आपका जो सिलिकॉन वैली वाला एरिया आता है वहां से आपका यहाँ पर बेसिकली एरिया आपका रहता है और यहीं पर आपका ऑपरेट होता है. दिस इज अ ब्रांच आउट देयर. अब एक बात मुझे बताओ, अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर ये सारी कंपनीज यहाँ पर जमी हुई हैं, इसके पास अगर कोई बैंक है तो उस बैंक का बेसिकली काम क्या होगा? यार वो बैंक का काम ऐसा तो नहीं है कि आइसोलेशन में काम कर ले, कहीं ना कहीं उसे इसके साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा. तो ये क्या करता था? सिलिकॉन वैली बैंक यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता था, लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लोन्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो गई, अकाउंट्स वगैरह हो गए, मैनेजमेंट वगैरह होगी, इनकी मनी वगैरह की, ये सब कुछ करता था. तो एसबीआई बैंक इन सब कंपनीज की, यानी कि जो स्टार्टअप्स कल्चर हो गए या फिर जो भी आपकी बड़ी कंपनीज हो गई, उन सबके लोन, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करता था. और ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, इनफैक्ट छोटी मोटी बात नहीं है. यहाँ पर 44% के आसपास, लगभग 40 या कह लो लगभग 50% के आसपास जितनी भी कंपनीज आपको यहाँ पर सिलिकॉन वैली में देखने को मिल रही थी, उनकी किसी ना किसी प्रकार से फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी वो यहाँ पर एसवीबी बैंक की यहाँ पर क्या करती, अवेल कर रही थी या फिर यूज कर रही थी. एंड इनका एसवीबी बैंक के अंदर अराउंड $212 बिलियन. इनफैक्ट ये तो बहुत ज्यादा कम है, कुछ और भी पब्लिक नहीं आया अकाउंट, तो ये थोड़ी सी पुरानी डाटा है. अराउंड $200 बिलियन से ज्यादा ही, इनफैक्ट $200-300 बिलियन के आसपास तक वर्थ एसवीबी बैंक के अंदर आपकी देखने को मिल गई थी. अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये सब तो सर बहुत ही ज्यादा एकदम हनीमून टाइप की स्टोरी चल रही है, मतलब सब कुछ ही अच्छा है ना. द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेस, प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड, एंड इतना इन्फ्लुएंशियल बैंक, पैसा ही पैसा, दुनिया की सारा पैसा यहीं पर आपको देखने को मिल जा रहा है. तो यार फिर इतनी दिक्कत वाली बात क्या, हाउ कि एसवीबी बैंक जो है वो फेलियर या क्राइसिस की सिचुएशन पे कैसे चला गया, व्हाट इज द कंडीशन बिहाइंड इट. ठीक है, समझते हैं सर कॉन्सेप्ट. तो सबसे पहले सर अगर आपको पता हो तो मार्च 2020 के आसपास
एग्जैक्टली मार्च 2020 के स्टार्टिंग में ही आपको देखने को मिल गया था, पेंडेमिक आपका आया था। पेंडेमिक आया था 21 मार्च के आसपास इंडिया के अंदर आया था, उससे पहले यूएस के अंदर भी आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल गया था। दैट इज पेंडेमिक का बेसिकली स्टार्ट था कोविड-19 पेंडेमिक का। अब हुआ क्या था कि यूएस के फेड फंड रेट, जैसे आपको पता है इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होते हैं, राइट? तो फेड फंड रेट जो थे वो वहां पर क्या थे, वहां पे ऑलमोस्ट जीरो चल रहे थे जब ये पेंडेमिक का राइज हुआ। उससे पहले देखोगे यहाँ पे 2020 से लेकर 2022 तक ऑलमोस्ट क्या है, जीरो, ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट रेट्स आपके आ रहे हैं। अभी जीरो इंटरेस्ट के रेट्स के बारे में ऐसा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने इकोनॉमी पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा जीरो इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट आता है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट एज वेल। जीरो इंटरेस्ट रेट का मतलब एक्चुअल में जीरो नहीं होता बट ऑलमोस्ट जीरो होता है। अराउंड जीरो से लेकर 0.5 के आसपास या 0.75 के आसपास तक लैंडिंग रेट्स होते हैं। इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बात कर रहा हूं, लैंडिंग रेट्स मतलब अगर आप लोन लेने जाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट जीरो इंटरेस्ट आपका पे आपको लोन मिल जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 रुपए लेने हैं या मान लो 1 लाख रुपए लेना है तो 1 लाख के ऊपर ऑलमोस्ट ना के बराबर आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। अब एक बात मुझे बताओ, आप खुद सोच के देखो कि यार अगर आप लोगों ने वैसे पढ़ा ही होगा ये कॉन्सेप्ट, बट अगर यार मेरे को लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना ही नहीं पड़ रहा तो यार मेरे लिए तो बहुत अच्छी कंडीशन है। तो एक वर्सेस कि अगर मान लेते हैं कि आपको अगर घर बनाना है उस पे आपको 12% के आसपास, जैसे अभी करंट चल रहा है, सॉरी 8% चल रहा है, तो मान लेते हैं 7.5 या 8%, तो 8% के आसपास आपको होम लोन, आपको घर बनाना है और आपने घर के लिए लोन लिया, 8% के आसपास आपको लोन पड़ रहा है, राइट? तो आपने जो मान लेते हैं कि आपने 5 लाख रुपए या फिर मान लो 10 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए आपने लिए, तो 20 लाख के ऊपर आप 8% ब्याज भी दोगे, 20 लाख भी दोगे और 8% आप ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी दोगे, राइट? लेकिन अगर इस 8% को काट के मैं ऑलमोस्ट 0% कर दूं तो मतलब क्या, 20 लाख के 20 लाख वापस कर दो एंड दैट इज द केम विद इट। तो आप क्या करोगे, आप अगर इंटरेस्ट रेट जीरो है तब तो आप ज्यादा लोन लोगे ना, तभी तो आप जाके कुछ ना कुछ खरीदोगे, कुछ ना कुछ लोन लोगे एंड यू विल परचेज समथिंग। तो जीरो इंटरेस्ट रेट्स बेसिकली जो है या ऑलमोस्ट जीरो लैंडिंग रेट जो किए जाते हैं वो बेसिकली किए जाते हैं जब क्या होता है, इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है कंट्री की वो एक डाउन टर्न में चल रही होती है, यानी कि इकोनॉमिक डाउन टर्न होता है या फिर रिसेशन वाली कंडीशन चल रही होती है। रिसेशन वाली कंडीशन के अंदर क्या है कि लोगों के पास एक तो बात पैसा नहीं है, और अगर लोगों के पास पैसा नहीं है तो जितना भी पैसा उनके पास वैसे है, मतलब लोग अभी जॉब वगैरह छूट रही है, फिर अभी इतना ज्यादा मनी सर्कुलेशन के अंदर नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, जितनी भी सेविंग्स वगैरह होती है उसी के ऊपर स्टे करते हैं। तो सर अब कोई अगर मान लो रिसेशन चल रहा है, मंदी चल रही है, आर्थिक मंदी चल रही है देश के अंदर ही या घर के अंदर भी अगर देखें, तो बेसिकली क्या होगा कि घर बनाने वाले सपने हो गए या फिर बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला खरीदने के सपने, ये तो बहुत ज्यादा बस्ते में चले जाएंगे, है ना? पीपल वोंट डू इट, राइट? नो, पीपल वोंट डू इट, देयरफॉर क्या करती हैं, यहाँ पर जीरो इंटरेस्ट रेट करके अभी क्या करा जा रहा है कि बाय द फेडरल रिजर्व या फिर हमारे देश में से आरबीआई या सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, सो दैट लोग यहाँ पर घर से बाहर निकले, पैसा ले, लोन ले एंड दे विल डू सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस टाइप की जो पॉलिसी होती है इसे बोलते हैं चीप मनी पॉलिसी या फिर इजी मनी पॉलिसी। मतलब आपको पैसा आसानी से मिल रहा है, अगर पैसा आसानी से मिलेगा तो क्या होगा, लोग यहां पर पैसे को पिक करेंगे, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी, मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या है, मनी सर्कुलेशन के अंदर आएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगी। और ये जो तरीका होता है ये बेसिकली किसके लिए होता है, रिसेशन को काउंटर करने के लिए और स्टिमुलेट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री इटसेल्फ, इन द एरिया और व्हाटएवर प्लेसेस देयर, ठीक है? लेकिन ये सब तो हो गया सर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट, बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी डेफिनेटली होगा। और नेगेटिव इंपैक्ट सर ये होता है कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आपको पता है लोग अगर मान लेते हैं कि आपको खाना है, आपको 1 किलो सेब खाने हैं, लाइक इफ यू वांट लाइक 1 kg एप्पल, या सिंपल मान लो 1 एप्पल खाना है, एक कश्मीरी एप्पल खाना है, और उस कश्मीरी एप्पल के लिए आप क्या करो कि बस आपको खाना है, मुझे नहीं पता सप्लाई क्या है, लिमिटेड है, लेकिन आप वहां पर गए मार्केट में तो एक क्या बोल रहा है कि भैया ये तो सर आपको 20 रुपए का एक एप्पल मिलेगा, ठीक है, लेना है तो लो, नहीं चले जाओ। आप जाकर बोलोगे कि नहीं यार मेरे पास बहुत पैसा बहुत ज्यादा है, बिकॉज मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है ना, इजी पैसा मिल गया। आप जाओगे कि नहीं यार मैं तो 100 रुपए दूंगा एक एप्पल खाने के, तो मेरे को दे दे। कोई इंसान आके बोलेगा नहीं नहीं नहीं, सेब तो एक ही है, मेरे को एक सेब खाना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को 1000 रुपए दे दे। चौथा इंसान आएगा, वो बोलेगा रुक जाओ, मैं 1 लाख रुपए का लोन लेकर आता हूं, और मैं 1 लाख रुपए का लोन बिकॉज आसानी से मिल रहा है, तो मैं एक एप्पल को तो मैं ही खाऊंगा। बात समझ रहे हो? वैसे ये आपको थोड़ी बेवकूफी लग रही होती है, बट मैं आपको सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसी को बोलते हैं कि जब क्या है, आपकी सप्लाई लिमिटेड है लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, तो सर लोग बहुत ज्यादा पैसा देकर भी उस चीज को अक्वायर करने की कोशिश करेंगे, राइट? इसी को बोलते हैं सर इन्फ्लेशन, दैट इज व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज राइज, राइट? तो उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आपकी आ सकती है, और एसेट बबल भी बन जाता है। एसेट बबल मतलब क्या, एसेट वगैरह लॉक हो जाते हैं, ये भी आपका आ जाता है, ठीक है? ऐसा करके आपको देखने को मिलता है। ये चल रही है सर, दिस इज द वन साइड ऑफ द स्टोरी। अभी
सिलिकॉन वैली बैंक पिक्चर में कैसे आता है? अब एक बात बताओ, जब ऐसा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर बन रहा होगा, जब इतना सारा रिस्क चल रहा होगा कंडीशन, और साथ साथ में पेंडेमिक तो चल ही रहा है हमारे, अभी अभी पेंडेमिक बढ़ ही रहा है, इतनी सारी मौतें वगैरह हो रही होंगी, तो जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है, इतना सारा इन्फ्लुएंस चल रहा है, और सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह ठप होती जा रही है, एंड अभी ये फेड जो ये जीरो इंटरेस्ट रेट हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इससे भी अभी कुछ ज्यादा रिकवरी वगैरह इकोनॉमी की नहीं हो पा रही है। इस केस में सिलिकॉन वैली बैंक बंद तो नहीं हुआ होगा, तो सिलिकॉन वैली बैंक क्या कर रहा होगा? अब देखो, कोई भी बैंक होता है, इसे अपने आप भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट वगैरह कमाने होते हैं, अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं है ना। लाइक कैसे ये काम करेंगे? इट्स अ प्राइवेट बैंक ऑल्सो, राइट? ये क्या करता है, सिलिकॉन वैली बैंक जाकर क्या करता है, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करता है। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट क्यों करते हैं? अभी व्हाट इज गवर्नमेंट बॉन्ड, पहले समझते हैं आपको। तो गवर्नमेंट बॉन्ड ये होते हैं कि ना, गवर्नमेंट भी क्या करती है, उसके पास भी एक लिमिटेड सेट ऑफ पैसा होता है, राइट, जो कि टैक्सेस से या कहीं से भी आपको इकट्ठा करके आती है गवर्नमेंट। अभी लेकिन गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ एस्पिरेशंस भी होते हैं, मान लो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है, राइट, कुछ और पैसा क्या करना है, जनरेट करना है, तो क्या करती है गवर्नमेंट कि फॉर द टाइम भी क्या करती है कि लोगों से ही बोलती है कि हम आपको बॉन्ड इशू करके दे रहे हैं, आप हमारे बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करो, और अगर आप बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक साल के बाद हम लोग आपका 2%, 3%, 5%, 6% आपको ब्याज लेके दे देंगे, ब्याज लगा के आपको पैसे दे देंगे। सो बेसिकली विद द गवर्नमेंट बॉन्ड, अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज करते हो तो बेसिकली यू आर गिविंग लोन टू द गवर्नमेंट, राइट। एंड अब देखो, गवर्नमेंट को लोन दे रहे हो तो आपको इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट तो नहीं करती है, यानी कि सर ये जो होते हैं रिलेटिवली सेफर लोन्स होते हैं, दीस आर वेरी सेफर लोन्स। लेकिन इसके अंदर सर रिटर्न्स जो होते हैं सर वो भी कम मिलते हैं, क्योंकि यार पता है ना, सेफ है, जो सेफ है सर उसमें रिटर्न हमेशा कम ही मिलते हैं। जो रिस्की ज्यादा एडवांटेज होता है तो सर उसके अंदर आपके रिटर्न ज्यादा मिलते हैं। और ये सर क्या है, इसके अंदर फिक्स इंटरेस्ट होता है, विच इज वेरी वेरी गुड थिंग कि फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब मार्केट की कंडीशन, देश की कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे ही हो, जैसे अगर आपको बोला कि आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा तो 5% इंटरेस्ट पक्का ही पक्का मिलेगा, कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए 5% इंटरेस्ट आपको मिलेगा विद दैट, जो भी डेट वगैरह बोली गई है वहां पर आपको उतना टाइम पे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो ये तो थोड़ा सा ये एक तरह से रिस्क फ्री वाला इन्वायरमेंट हो गया। तो सिलिकॉन वैली बैंक में ये सब कुछ देखते हुए क्या किया कि सारा अपना जो भी मेजॉरिटी का पैसा था वो गवर्नमेंट बॉन्ड, कौन से बॉन्ड, यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, राइट। चलो अब कुछ भी सही चल रहा है, लेकिन देखो हुआ क्या कि इसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने बताया था ना, ये तो सर उसके पॉजिटिव एडवांटेजेस हो गए, ये थे सर इसके नेगेटिव वाले केसेस। अभी नेगेटिव वाले केस कैसे होने लग गए कि सर पेंडेमिक बढ़ता रहा, पेंडेमिक बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, इनफैक्ट बहुत सारे देशों की तो इकोनॉमी पूरी की पूरी ठप हो गई थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट बंद हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा बंद हो गई, और ये जो जीरो इंटरेस्ट रेट की पॉलिसीज वगैरह थी, मनी सप्लाई मार्केट में काफी ज्यादा इंक्रीज कर गई। बट इस सबके साथ साथ क्या हो गया, आपका इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में तो इन्फ्लेशन चलो 6-7% के आसपास चल रहा था, लेकिन यूएसए के हिसाब से, यूएस जो है सर वन ऑफ द डेवलप कंट्रीज में आता है, और उन लोगों ने इतने सालों से इतना भारी इन्फ्लेशन कभी देखा ही नहीं था, राइट। लेकिन अभी क्या हो गया कि इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया, और साथ साथ में मैसिव लेऑफ्स वगैरह भी होने लग गया जॉब वगैरह के अंदर। दैट इज आल्सो समथिंग दैट वाज सीइंग। अभी इस सबसे क्या हो गया कि आपका ये मतलब बहुत ही ज्यादा एक नॉट सो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहां पर बन रहा है, राइट। अभी देखना क्या होगा सर, अभी क्या होगा कि ना, यहां पर अगर हम लोग देखें कि जैसे जैसे आपकी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही थी, की मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही थी, और मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे सिलिकॉन वैली बैंक ने गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया था। अब वो क्या रहा है सर, ये जीरो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी तो काम नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे यहाँ का जो फेडरल रिजर्व है वो क्या करेगा कि जीरो इंटरेस्ट रेट से तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन वगैरह बहुत ज्यादा बूस्ट हो रही है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि इंटरेस्ट रेट को बहुत ही अचानक तरीके से रैपिड पेस पर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इससे होगा क्या कि जो भी एक्सेस मनी है मार्केट के अंदर सर, वो क्या हो जाएगी, वापस सब्ज्यूम्ड हो जाएगी, और ये जो इजी मनी, इजीली लोगों को मनी मिल रही है, अब इजीली लोगों को मनी नहीं मिलेगी, यानी कि सर मनी की स्कैर्सिटी हो जाएगी, यानी कि मनी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, और इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या बेसिकली डिफ्लेशन कहीं ना कहीं की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है, ऐसा आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग टू मच इनटू इट, ऑलराइट। तो ये इन्फ्लेशन को कर्व डाउन करने के लिए इन्होंने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाई। अभी इंटरेस्ट रेट ना आराम से बढ़ा सकते थे, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा रैपिड पेस पे बढ़ाए, बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। और ये इतना फास्ट हुआ कि अगर देखें मार्च 2022 के आसपास, 17 मार्च 2022 के आसपास इंटरेस्ट रेट लगभग 0.25 से लेकर 0.5% के आसपास था, राइट। लेकिन अगर हम यहां से देखें मार्च 22 से लेकर दिसंबर तक आते आते क्या हो गया था, 4%, 4.5% के आसपास तक यहां पर बढ़ चुका था। मतलब ऑलमोस्ट समझ लो 4 टाइम्स इंटरेस्ट रेट अचानक से, मतलब इतने कम टाइम के अंदर ही, ऑलमोस्ट कुछ 6-7 महीनों के अंदर, 8 महीनों के अंदर ही इतने इंटरेस्ट रेट यहां पर बढ़ा दिए गए। अब इससे होगा क्या कि अचानक से इंटरेस्ट बढ़ गए, और इनफैक्ट अगर आपको बताऊं तो ये इतने अग्रेसिव थे कि 1994 से लेकर अभी तक इतने अग्रेसिवली कभी नहीं बढ़ाया गया। देखो यहां पर भी क्या है, एक ग्रेजुअल इंक्रीज है, यहां पर एक चलो ड्रॉप तो था ही था, यहां पे भी जीरो इंटरेस्ट पॉलिसी, लेकिन यहां पे ग्रेजुअल इंक्रीज था। इधर सर क्या एकदम सडन इंक्रीज है, कैन यू सी दिस, एकदम सडन इंक्रीज आपको देखने को मिल जाता है। इस सडन इंक्रीज से हुआ क्या कि यार
जो भी मार्केट में जो भी बहुत सारी कंपनी थी जो कि लोन्स वगैरह लेकर काम चला रही थी, आपको पता है जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज होती हैं सर, वो क्या करती हैं, काफी सारे लोन्स वगैरह फिर काफी सारा मार्केट से पैसा उठाती हैं, अपनी एक्सपेंशन करती हैं एंड फिर क्या करती हैं, प्रॉफिट अर्न करती हैं मार्केट कैप्चर करने के बाद, एक्सपेंशन करती हैं एंड देन दे रिटर्न बैक विद द इंटरेस्ट रेट, यहां पर रिटर्न कर देती हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है दे डू दैट स्टफ, ठीक है, एक्सपेंशन वगैरह के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, लोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। अब हमारे देश में भी ऐसे कुछ चल रहा था, लेकिन हमारे देश में ये जो राइज है ना, ये इतनी ज्यादा तेजी से इससे नहीं किया गया। तो 2021 में अगर हम देखें, 2021 में हमारा 4% के आसपास था एंड अप टू 2022 में भी 4%। इसके बाद थोड़ा सा आप देखें, हम लोग यहाँ पे 12 महीने तक यानी कि दिसंबर तक आप जाते रहे तो यहाँ पे 6.25 2022 के एंड में शुरू हुआ। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे 4, 4, 4, 4.9, 4.9 देन 5.4 एंड ऐसा करके हमने काफी लेट यहाँ पे राइज किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर अभी पेंडेमिक चल ही रहा था उसी के दौरान आपको सब कुछ यहाँ पर राइज देखने को मिला। तो हुआ क्या सर, सडन राइज के साथ मैंने आपको बताया बहुत सारी कंपनीज के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा एंड स्टॉक मार्केट वगैरह और ये लोग की क्या कहते हैं लोन्स वगैरह लेना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया एंड ये सब कुछ इनका रिफ्लेक्ट भी हुआ इनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। एंड मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, द टेक जायंट्स आउट देयर, दे सफर्ड अ ह्यूज लॉस। अगर इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो, टेक महिंद्रा, इस सभी ने लॉस देखा। इनफैक्ट आपने जोमैटो के बारे में भी सुना होगा, जोमैटो एज बीइंग लाइक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी बता रहे थे इन द स्टॉक मार्केट एंड अपकमिंग राइज होगा एंड यहाँ पे 64% के आसपास, मतलब हाफ द स्टॉक, जो इनिशियल स्टॉक था सर उसकी आधी से भी कम वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। एंड सेम गोज फॉर Amazon, मेटा, एनवीडिया, एडोबी, पेपाल, ये सब के स्टॉक्स लगभग 40% के आसपास, 73% के आसपास तक की करेक्शन आपको देखने को मिली। बट हुआ क्या, ये जो करेक्शन है ना, ये हमारे देश में अब आ रही है, ये करेक्शन हमारे देश में अब आपको देखने को मिल रही है फ्रॉम 2022 एंड से लेकर अब, बिकॉज इंटरेस्ट रेट अब ज्यादा यहाँ पर हाइक है, राइट। लेकिन ये यूएसए में क्या हुआ कि सडन लेवल के ऊपर आपको देखने को मिल गई, राइट, और ये बहुत पहले से सडन लेवल पर आपको देखने को मिल गई। दीज स्टॉक जो है इनके काफी ज्यादा गिरने लग गए, इनकी वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा करेक्शन में, उसमें करेक्शन आपका आने लगा। अब सर दिस इज द वन साइड ऑफ द स्टोरी, आई जस्ट वांट कि ना आप ये साइड ऑफ द स्टोरी एक तरह से समझते रहो कि ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। सॉरी इसमें एक करेक्शन, एक चीज और भी ऐड कर देता हूं। तभी आपने देखा होगा कि ना जो बड़े बड़े ले ऑफ्स हो रहे थे, ले ऑफ बोले तो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे कंपनी से निकाला जा रहा था, वो इसलिए निकाला जा रहा था बिकॉज दे वर नॉट इन प्रॉफिट, राइट। तो गूगल ने, मेटा ने, अमेजॉन ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे निकाला, अमेजॉन, डिज्नी, मेटा, है ना, राइट। एंड इंडिया के स्टार्टअप्स में भी बहुत सारे निकाला, लाइक अनअकैडमी, बायजूस, यहाँ पे भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स को ले ऑफ किया गया। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पर देखो, ये आपको बहुत ही बेटर पिक्चर बता देगा। देखो जैन 2022 के अंदर कोई दिक्कत खास नहीं थी, लेकिन उसके बाद देखो तो यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता रहा एंड नवंबर 2022 तक आते तक क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट्स का हाइक बढ़ता रहा। ये कंपनी इतनी ज्यादा एक्सपैंड कर नहीं पा रही थी, इनके प्रॉफिट यहाँ पर गिरने लग गए और इन्होंने क्या करना शुरू किया, मैसिव ले ऑफ करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ले ऑफ देखो कितना ज्यादा कम है, लेकिन उसके बाद कंपनीज लाइक टेस्ला, बायजूस, देन यहाँ पर आपकी ये ट्विटर, अमेजॉन, मेटा यानी कि फेसबुक एंड यहाँ पर गूगल वगैरह करके भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आपकी आने लगी एंड मैसिव लॉस did to happen. So this is basically the one side of the story. Just keep on remembering this. I will link this later. अभी 2 मिनट के अंदर आपके साथ मैं आपकी लिंक कर दूंगा इसके साथ, ठीक है। तो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी क्या हो रहा था यार, अभी ना सिलिकॉन वैली बैंक के जो भी डिपॉजिट्स वगैरह थे वो किसके साथ थे, गवर्नमेंट बॉन्ड के अंदर मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिट्स यहाँ पर थे। और ये कब के गवर्नमेंट बॉन्ड थे, जो कि 2020 के 1 के आसपास या 2022 के स्टार्टिंग में या फिर 2021 के आसपास क्या हुए थे आपके, मार्च 2020 में, सॉरी 2020 से लेके 2021 के बीच में जो आपके ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पे इशू किए गए थे, उसके अंदर इसके मेजर डिपॉजिट्स सिलिकॉन वैली बैंक के यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे थे, राइट। अभी लेकिन ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट यहीं पर पैसा उठाकर चुप हो जाएगी, गवर्नमेंट को तो बाद में और भी पैसा चाहिए होगा ना। सो गवर्नमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी एज वेल, राइट, सो फॉर द वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। एंड नाउ दैट इन्फ्लेशन इज आल्सो गेटिंग इनटू कंट्रोल, तो क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, अभी थोड़े से और पैसा वगैरह चाहिए फॉर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड फॉर सब्सिडीज एंड व्हाटएवर स्टफ इज देयर। सो गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर से गवर्नमेंट बॉन्ड को इशू करेगी। लेकिन क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो चुके हैं, पहले इंटरेस्ट रेट जो थे वो ना के बराबर थे, राइट। तो जब इन्होंने सिलिकॉन वैली बैंक ने यहाँ पे लोन लिया था, तो उनके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे थे, 0.25 से लेकर या 0.75 1% के आसपास तक मैक्सिमम चल रहे थे। तो इनको जो इंटरेस्ट मिला, मतलब इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया गवर्नमेंट बॉन्ड में, अभी गवर्नमेंट जब इनको पैसा वापस करेगी तो मान लो अगर 100 रुपए लिए तो 100 के कितना लेगी, 101 रुपए इनको दे देगी, 101 रुपए दे देगी, मतलब इतना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चल रहा था, राइट। कि थोड़े से ज्यादा भी मान लेते हैं, थोड़े से ज्यादा यहाँ पे पैसे दे देगी, पर इतना मिलेगा। लेकिन अभी क्या है ना, जो फ्रेश गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किए गए होंगे, फ्रेश गवर्नमेंट बॉन्ड जो इशू किए गए होंगे अराउंड 2022 के स्टार्टिंग में या फिर 2021 के एंड या 22 के स्टार्टिंग में, सर ये जो थे इनके इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट इतना चल रहा था। इसका मतलब सर क्या है, जो फ्रेश गवर्नमेंट बॉन्ड जो थे इनकी वैल्यू क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी।
और ये तो बिल्कुल समझ में बात आती है। देखो, अगर पुराने बॉन्ड के अंदर ही आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होते हैं तो नए वाले इशू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि पब्लिक नए वाले बॉन्ड में इशू करेगी क्यों? अगर यहां पर प्रॉफिट होगा तभी तो करेगी, अगर प्रॉफिट होगा तभी तो करेंगे। सर प्रॉफिट कमाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट को हाइक करना पड़ेगा, दैट ये ज्यादा अट्रैक्टिव बन पाए एंड लोग अब क्या करें, नए वाले बॉन्ड के अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। तो बेसिकली हुआ यही कि इन्वेस्ट यहां पे शुरू हुआ एंड सो दैट अगर दोनों बॉन्ड्स को कंपेयर किया जाए तो जो पुराने वाले गवर्नमेंट बॉन्ड थे उन सबकी वैल्यू क्या होगी? कम से कम डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू द फ्रेश वंस और द न्यू वंस, राइट? अभी सिलिकॉन वैली बैंक के जो मेजर डिपॉजिट्स थे वो किसमें थे? सर वो तो स्टॉक मार्केट में तो थे नहीं, कहीं और उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। कहां पे किया था? ओल्ड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो थे इशू हुए थे जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम थे, तो सर वहां पे जो इशू किए गए थे सर उसके अंदर सारा सारा पैसा डाला हुआ था। अभी देखो, अब ये सिलिकॉन वैली बैंक के पास पैसा आया कहां से? सिलिकॉन वैली बैंक का पैसा मतलब बेसिकली इन कंपनीज का पैसा, वेरियस स्टार्टअप्स का पैसा, या फिर जो बड़ी बड़ी टेक जायंट्स या बड़ी कंपनीज है उन सबका पैसा। यही तो बैंक यहाँ पे, इसके पास खुद का पैसा तो था नहीं, इन्हीं का पैसा तो यहाँ पे डाला था। अभी हो क्या रहा है ना सर, दो चीजें हो गई। पहली बात तो ये कि अब ये जो वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज होने लग गई, बॉन्ड्स वगैरह की वैल्यू डिक्रीज होने लग गई, तो क्या करता है इंसान? देखो, अगर क्या हो रहा है कि वैल्यू इसकी डिक्रीज हो रही है, अब ये लूप में फंस चुके हैं, इतना सारा पैसा इसमें डाल रखा है, अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसको पैसा निकालेंगे तो लॉस में चले जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि इसमें इन्हीं कंपनी से और बहुत सारा मनी क्या किया, पंप इन किया इन द सिलिकॉन वैली बैंक, सो दैट ये मनी फर्दर जाकर पुराने गोल्ड जो गवर्नमेंट बॉन्ड थे उसी के अंदर इन्वेस्ट फर्दर किया जाए, सो दैट इनकी जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज ना हो, इनकी वैल्यू इंक्रीज ही रहे, राइट? ऐसे करने की कोशिश करी, तो बचाने की कोशिश की जा रही है। बट ऑन द काउंटरी पार्ट, अगर आपको याद हो सर, स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं गिरने लग गया, करेक्शन होने लग गई, बिकॉज इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से इनको लोन्स वगैरह नहीं मिल पा रहे थे। तो इन कंपनीज ने अपना पैसा सिलिकॉन वैली बैंक में डाला, लेकिन इनको खुद को ऑपरेट करने के लिए जो पैसे चाहिए थे वो स्टॉक मार्केट या प्रॉफिट मेकिंग सब कहीं से कहीं ना कहीं आ रहे थे। इनके प्रॉफिट गिर रहे थे, स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं क्रैश कर रहा था, तो इन्हें पैसा कहीं और से मिल नहीं रहा था। और इंटरेस्ट जो पैसा लोन के फॉर्म में दे रहे थे उसका भी इंटरेस्ट क्या थे, काफी ज्यादा हैवी हो गए थे, हाइक हो गए थे, तो वो पैसा भी नहीं मिल रहा था। तो ये लोग करेंगे क्या? स्पेशली स्टॉक मार्केट की कहानी देखें तो अब इतने सब जब इनकी वैल्यू गिर रही है, स्टॉक्स की वैल्यू गिर रही है और प्लस आपका नियर फ्यूचर बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, लोगों ने भी क्या करना शुरू कर दिया, स्टॉक मार्केट के अंदर भी पैनिक सेलिंग करनी शुरू कर दी। पैनिक सेलिंग का मतलब क्या है सर? लोगों को रियलाइज हुआ कि यार ये तो अपनी वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, तो सर लोगों ने इनके स्टॉक्स को बेचना शुरू कर दिया। धड़ाधड़ लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स को यहाँ पर बेच रहे हैं, उनकी वैल्यू डिक्रीज होते हुए देख रहे हैं, तो लोग यहाँ पर स्टॉक बेच रहे हैं। कुछ लोगों को लॉस भी हुआ, कुछ लोगों को प्रॉफिट भी हुआ, बट पीपल आर जस्ट लिविंग द स्टॉक मार्केट बिकॉज स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था, बहुत ज्यादा गेन्स नहीं था, और वहां पे वैसे भी रिसेशन वाली कंडीशन थी, तो लोग इन्वेस्ट करना ही नहीं चाह रहे थे, बिकॉज इनफैक्ट वो वहां से पैसा निकाल रहे थे कि उन्हें अपना पैसा ये यूज काइंड ऑफ हो जाए, राइट? उसको यूज कर सके। इसका मतलब सर क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ सम जो था, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो था वो कहीं ना कहीं ड्रॉ आउट कर लिया गया। यानी कि बेसिकली इनकी कंपनी में जो इन्वेस्टर्स थे सर उन्होंने भी कहीं ना कहीं पुल आउट कर लिया। बेसिकली हम लोग यहीं पे इन्वेस्ट कर रहे थे, इन लोगों ने काफी सारा यहाँ पर पैसा निकाल लिया। अब एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को चलने के लिए ना ये लोन ले पा रही हैं बिकॉज लोन बहुत ज्यादा महंगा हो गया, और प्लस स्टॉक मार्केट में जो लोग खरीदते थे, इनका स्टॉक प्राइस बढ़ता था, उससे भी जो अप्रिसिएशन से पैसा मिलता था वो भी नहीं मिल रहा बिकॉज स्टॉक मार्केट तो गिर रहा है। ऊपर से प्रॉफिट इनका वैसे भी नहीं हो रहा बिकॉज यूजर्स वगैरह नहीं है, इकोनॉमिक डाउनटर्न चल रहा है, रिसेशन काइंड ऑफ वाली कंडीशन चल रही है। अब ये अपने आप को ऑपरेट करने के लिए पैसा कहां से लेके आएंगी? एक तो उन्होंने ले ऑफ भी कर दिया, कंपनी से एम्प्लॉइज को निकाल भी दिया, बट स्टिल अभी इनके ऊपर कहीं ना कहीं लॉसेस के काफी चांसेस बढ़ रहे हैं, तो इनको ऑपरेट करने के लिए कहां जाएंगे? अब सर ये अल्टीमेटली गए कहां पर? अपने रिजर्व्स के, और ये रिजर्व्स कहां पर है? सिलिकॉन वैली बैंक में है। इन्होंने जाकर अपने जो रिजर्व्स हैं उससे अपने आप को ऑपरेट करना शुरू कर दिया, यानी कि जो भी अपना पैसा उन्होंने सेव करके रखा था उस पैसे को निकाला और अपने आप को यूज करना शुरू कर दिया, उस पैसे को यूज करना शुरू कर दिया। अभी जैसे ही सबकी सब कंपनीज लगातार अपना पैसा निकालते रहते हैं, अल्टीमेटली सिलिकॉन वैली बैंक क्या था, उनका पैसा पे ऑफ ही नहीं कर पाया, एंड ये सिलिकॉन वैली बैंक हैज अल्टीमेटली वेंट इनटू द क्रशिंग फेज और क्या कोलैप्स आ गया, क्योंकि वो पैसा दे ही नहीं पाया। अब वो पैसा दे क्यों नहीं पाया? उसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप या लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। अभी वो क्या होता है आपको मैं बताऊंगा आगे। बेसिकली कंडीशन ये हुई कि अल्टीमेटली 10th of मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भैया हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे, आपका पैसा नहीं लौटा पाएंगे, वी आर अनेबल टू डू सो। इनको जो स्टॉक मार्केट जो लिस्टिंग है सर वहां से भी हटा दिया गया, एंड अल्टीमेटली इसको किसके अंडर कर दिया गया? दिस इज नाउ अंडर द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब देखो नाम से देखो यहाँ पर क्या है, फेडरल डिपॉजिट, डिपॉजिट यानी कि पैसा जमा करना, राइट? फेडरल यानी कि सेंट्रल लेवल, एंड इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अब इंश्योरेंस का मतलब क्या? कुछ इंश्योर कर रहे हैं वो। अब ये वाली इसी डिपार्टमेंट को क्यों दिया? देखो इससे समझते हैं लिक्विडिटी रिस्क क्या है। लिक्विडिटी रिस्क बेसिकली क्या होता है? देखो यार, अगर मान लेते हैं कि आपने कोई एक, लेट्स से आपने एक आईफोन खरीदा, राइट? आपने एक आईफोन खरीदा, और आईफोन आपने मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का एक आईफोन खरीदा, ठीक है? 1 लाख रुपए का आपने आईफोन खरीदा। अभी आईफोन खरीदा आपने, मान लेते हैं आज आप जाके आईफोन खरीदते हो, लेकिन कल आपको 1 लाख रुपए की इमीडिएट जरूरत पड़ जाती है, राइट?
तो आप मार्केट में जाकर कैसे बेचोगे? पहली बात तो 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए आपको नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आप दुकान से बाहर आकर वापस जाके रीसेल भी करो ना, तो भी आपको 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए नहीं मिलेगा, राइट? चलो ये तो फिर भी टेक्नोलॉजी से एसोसिएट चीज है, थोड़ा बहुत पैसा आपको मिल भी जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि सर अगर आपने यहाँ पर इसकी जगह घर खरीदा, अगर आपने आज एक हाउस खरीदा और इस हाउस की कीमत कितनी, मान लेते हैं 50 लाख का आपने घर खरीदा। अब ये 50 लाख रुपए का आपने घर खरीद लिया, लेकिन आपको अगले दिन ही आपको 50 लाख की जरूरत पड़ गई, या फिर मान लेते हैं कि आपको कुछ 20-30 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, वट एवर द सम इज, आपको जरूरत पड़ गई। तो क्या आप एक दिन में उसी घर को बेच पाओगे? यार बहुत मुश्किल है इस घर को उस घर को एक ही दिन में बेच पाना। एंड अगर आप बेच भी पाए तो आपको क्या इसकी सेम वैल्यू मिलेगी? चांस ही नहीं है। आपको बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लॉस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसे बोलते हैं सर लिक्विडिटी रिस्क। अगर आपने बहुत ज्यादा पैसा अपने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में डाला हुआ है कि वहां से रिकवर कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। सेम गोज फॉर अभी यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। अभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऐसे हैं कि जब ना मैच्योरिटी होती है, इट्स लाइक एफडी, तो अगर आप इसकी मैच्योरिटी पे पैसा निकालोगे तो आपको पूरा पैसा मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट के साथ जो भी आपका इंटरेस्ट रेट वादा किया गया था उतना इंटरेस्ट रेट से पैसा मिलेगा। अब पहले ही तो इंटरेस्ट रेट ही बहुत ज्यादा कम थे, इसका मतलब सर वैसे ही पैसा बहुत ज्यादा कम मिलने वाला है कंपेयर टू द इन्फ्लेशन रेट जो कि अभी इस टाइम पे चल रही है। और उसके ऊपर भी अभी इनको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा निकाला सर, इसका मतलब क्या, एफडी अगर आपने 3 साल की एफडी कराई है, 2 साल की एफडी कराई है, 1 साल की एफडी कराई है, आप उससे पहले ही पैसा निकालना चाहोगे तो क्या होगा, आपको जो इंटरेस्ट रेट बोला गया था उतना भी नहीं मिलेगा, उससे भी वैल्यू कहीं ना कहीं कम मिलेगा। तो इतने से क्या हो गया, आपकी लिक्विडिटी कहीं ना कहीं आपकी रुक गई है। अगर ऐसे एसेट्स वगैरह कहीं ना कहीं फंस जाते हैं तो ये भी आपका, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कि जो बेसिकली एसेट बबल बन जाते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो ये ही वही वाला केस आपको देखने को मिल जाता है। इसीलिए क्या किया गया कि यहाँ पर जो आपकी ये फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को ये वाला मुद्दा, ये चीज हैंडओवर की गई है कि ये क्या करेगा, सिलिकॉन वैली के जो भी एसेट्स हैं जहां भी उन्होंने इन्वेस्ट वगैरह किए थे, इसे बेच कर जो भी डिपॉजिटर्स हैं, जिन्होंने भी पैसा यहाँ पे जमा करवाया था, इन्वेस्टर्स हैं उनके भी पैसा जमा कराया था, इनके पैसे को वापस इंश्योर करेगा, इनके पैसे को वापस यहां पर दिया जाएगा। तो दिस इज द केस विद इट। और ये लिक्विडिटी रिस्क जो है ना, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी बैंक के साथ एसोसिएटेड है। इनफैक्ट अगर आपने देखा हो तो कुछ पिछले साल की बात है या पिछले साल की बात है, 1-2 साल पहले पुरानी बात है कि येस बैंक जो हमारे इंडिया के अंदर था, उसके साथ भी ये लिक्विडिटी रिस्क ही आया था, एंड इसकी वजह से वो भी क्रेडिटर्स का पैसा नहीं दे पाया था। अगर आपको वैसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर कोई भी ऐसा हमारे देश का बैंक कोलैप्स करता है तो अंडर आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी इंसान, अगर मान लो आपके बैंक में 1 करोड़ रुपया भी आपका पड़ा है या आपका 10 लाख रुपया आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, तो भी आप एक पॉइंट पे 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। मतलब अगर आपको जरूरत है, अगर मान लेते हैं कि आपने एक अपने पूरी जन्म जो भी आपकी राशि मान लेते हैं कुछ ऐसे कर लेते हैं 50-60 लाख रुपीस आपने अपने येस बैंक के खाते में डाले हुए हैं, तो उस कंडीशन में हुआ क्या कि आप चाहकर भी 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। सो दैट बिकॉज सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा यहां पर देना है, दैट इज लाइक द सोशल एंगल यहां पर कहीं ना कहीं आदत है। हाँ, आपका पैसा बाद में आपको जरूर मिला जाएगा, लेकिन वो जब इसके जो एसेट्स वगैरह उनको सेल वगैरह करके, जब वो लिक्विडेट करके जो भी पैसा आएगा उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर आपको पैसा चाहिए तो आप 5 लाख से ज्यादा पैसा निकाल ही नहीं सकते। इट इज अ वेरी रिस्की कंडीशन आउट देयर। और ये जो, चलो ये तो आपको पता है कि आरबीआई ने इंटरवीन करके आरबीआई ने इस बैंक को बचा लिया था, राइट, एंड नाउ इट इज गोइंग वेरी मच फाइन। बट एक और यूरोप का वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट बैंक जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आपका आता है, इसका नाम है क्रेडिट स्विस। दिस इज आल्सो गोइंग अंडर द लिक्विडिटी रिस्क एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इट इज नॉट अबाउट कि ये करेगा या नहीं करेगा, बट लिक्विडिटी रिस्क इतना ज्यादा बढ़ चुका है इसके अंदर दैट दिस विल डिफॉल्ट। एंड इसीलिए इसको बचाने के लिए अभी रिसेंटली यूबीएस, व्हिच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैंक, वेरी वेरी पॉपुलर बैंक, इसने क्या किया कि इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं ओन कर लिया है, सो दैट इसका लिक्विडिटी रिस्क को कहीं ना कहीं रिड्यूस करके इसे बचा सके। और अगर ये क्रेडिट स्विस बैंक भी, ये भी अगर आपका डिफॉल्ट कर जाता है, देयरफॉर इसकी इंप्लीकेशंस आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। ये स्विस बैंक जो आपका, सॉरी, ये एसवीबी बैंक जो था, ये तो इसका रिस्क को फिर भी काफी सब्ज्यूम कर पाए, लेकिन क्रेडिट स्विस बैंक, क्योंकि ये कहां पर, स्विट्जरलैंड के अंदर है, और आपको पता है कि स्विट्जरलैंड के अंदर तो हमारे काफी सारे इंडियंस का पैसा कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, चाहे वो मतलब लाइक प्रॉपर व्हाइट मनी हो या फिर ब्लैक मनी हो, देन दिस विल हैव अ लॉट ऑफ इंप्लीकेशंस आउट देयर एज वेल। आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो डेफिनेटली भैया थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, ठीक है, शेयर वगैरह भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, तो वो भी बहुत कुछ यहाँ पे जान सकें, है ना। एंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप दुनिया में क्या चल रहा है वो अपनी जो बेसिक इकोनॉमी वगैरह है उसके साथ एसोसिएट करके पढ़ सकते हो, एंड दिस इज गिव यू अ वेरी वेरी गुड इनसाइट रिगार्डिंग द वर्ल्ड इटसेल्फ, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख सकते हैं, और यू कैन अप्रोच मी ऑन दिस, एंड सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस, टेक केयर, हमेशा की तरह, जय हिंद।